Audio Jungle. Audio Jungle. जय श्री राम। वेलकम टू फिजियोलॉजी मेडिकोस। सो आज हम डब्ल्यूबीसी के सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस एंड डब्ल्यूबीसी के पैथोलॉजिकल वेरिएशंस एंड डब्ल्यूबीसी के प्रॉपर्टीज एंड लास्टली फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन। सो डब्ल्यूबीसी के क्लासिफिकेशन से पहले हम पढ़ेंगे ल्यूकोपोएसिस। सो ल्यूकोपोएसिस क्या होता है कि ल्यूकोसाइट जिस प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ल्यूकोसाइट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, सो डब्ल्यूबीसी का टाइप्स मेनली टू टाइप्स रहता है, देयर इज ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स में तीन डिविजन्स है, वन है न्यूट्रोफिल, एक दूसरा है एसिनोफिल एंड तीसरा है बेसोफिल। एंड एग्रेनुलोसाइट के दो डिविजन्स हैं, एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। ठीक है, सो ग्रेनुलोसाइट के जो न्यूट्रोफिल है वो स्ट्रक्चर देखने में कैसा है। सो न्यूट्रोफिल जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसका जो सेल साइज रहता है, इस साइज इज अबाउट 10 to 12 माइक्रोन। ठीक है, एंड उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियस के अंदर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इसीलिए इसको बोला जाता है कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल या फिर पॉलीमॉर्फ्स। एंड इसमें टू कलर्स के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, वन इज ब्लू कलर एंड अनदर इज रेड कलर। ब्लू कलर इज फॉर बेसिक स्टेनिंग प्रॉपर्टीज एंड रेड कलर इज फॉर एसिडिक स्टेनिंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन द ग्रेन्यूल्स। ठीक है, एंड इसका अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 40% to 70%। नेक्स्ट इज एसिनोफिल। एसिनोफिल का स्ट्रक्चर जो है उसका साइज होता है 10 to 14 माइक्रोन एंड उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में टू लोब्स प्रेजेंट रहता है, इसीलिए उसको बोला जाता है बाई लोब न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस एसिनोफिल के प्रेजेंट रहेगा इसमें दो लोब्स प्रेजेंट रहता है एंड इसीलिए इसको बोला जाता है बाई लोब न्यूक्लियस। एंड सेकेंड पॉइंट है कि जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं दैट आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक स्टेनिंग। ठीक है, एंड जो ग्रेन्यूल्स का साइज होता है वो बिग साइज में होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कोर्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, एंड अगर हम न्यूट्रोफिल का ग्रेन्यूल्स का साइज देखेंगे तो वो छोटा छोटा पतला सा होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फाइन ग्रेन्यूल्स। फाइन ग्रेन्यूल्स। देन इसका और एक स्पेशल फीचर है कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस स्पेक्टिकल शेप में रहता है। ठीक है, चश्मा की तरह रहता है और सेंटर में रहता है। ठीक है, एंड इसका अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इस कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 1% to 4%। ठीक है, देन नेक्स्ट डिवीजन इज बेसोफिल। सो बेसोफिल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का साइज रहता है नियर बाई 8 to 10 माइक्रोन। ठीक है, एंड बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट रहेगा और इसमें भी दो लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, इट इज बाइलोब न्यूक्लियस। ठीक है, सेम बाइलोब न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। सिर्फ इसमें जो मेन स्पेशल फीचर है वो है इसका ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का कलर ब्लू कलर का रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक स्टेन। ठीक है, बी फॉर बेसोफिल एंड बी फॉर ब्लू कलर और बेसिक स्टेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड इसका अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इट कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम 0% to
1% ओनली, ठीक है। एंड जो न्यूक्लियस का शेप मोस्टली एस शेपेड रहता है। So now come to the next division, that is agranulocyte, and agranulocyte की भी दो divisions है, one is monocyte and another is lymphocyte. So monocyte का अगर हम सेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका जो सेल स्ट्रक्चर रहता है वो सबसे बड़ा रहता है among the whole WBC, सब WBC में से मोनोसाइट का साइज जो रहता है वो सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है वो न्यूक्लियस सेंटर में नहीं रहता है, ठीक है। अगर हम एसिनोफिल का या फिर बेसोफिल का या फिर न्यूट्रोफिल का देखेंगे तो न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। एंड इन केस ऑफ मोनोसाइट जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है वो कोई भी एक साइड में रहता है, ठीक है। इट विल बी पुश्ड इन वन साइड ओनली। एंड इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, बेसिकली एग्रेनुलोसाइट में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्म रहता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आपका हो गया लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स। सो इसका जो स्पेशल फीचर है कि एक साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है एंड साइटोप्लाज्म का साइज ज्यादा रहता है, साइटोप्लाज्म विल बी मोर, ठीक है, साइटोप्लाज्म ज्यादा रहता है एंड न्यूक्लियस का साइज छोटा रहता है। एंड अगर पूरा सेल का साइज देखेंगे तो इट इज द लार्जेस्ट, ठीक है, साइज रहता है इट इज नियर बाय 40 to 18 माइक्रोन। एंड इसका कंट्रीब्यूशन रहता है फ्रॉम 0.2% to 8% ओनली, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट डिवीजन इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का अगर हम स्पेसिफिक फीचर देखेंगे तो ये रहता है कि इसमें जो न्यूक्लियस रहता है न्यूक्लियस पूरा सेल को कवर करता है, ठीक है। थोड़ा सा एक स्पेस पेरिफेरल एक स्पेस रह जाता है जहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल रिम ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो स्पेस रहता है, ठीक है। एंड इनसाइड में न्यूक्लियस लार्ज साइज में रहता है और साइटोप्लाज्म कम रहता है। एंड इसका जो साइज है इज अबाउट 7 to 12 माइक्रोन इन साइज। एंड अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे इट कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम 20% to 40%, ठीक है। लिम्फोसाइट स्पेशली इम्यूनिटी के साथ काम करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स के भी 3 डिविजन्स भी है, जैसे कि आपका टी सेल हो गया या फिर बी सेल हो गया या फिर नेचुरल किलर सेल भी हो गए, ये सब लिम्फोसाइट्स के डिराइवेटिव्स हैं जो मेनली वर्क करता है इम्यूनिटी के साथ, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज के पैथोलॉजिकल वेरिएशंस, ठीक है। सो जब ग्रेनुलोसाइट का काउंट बॉडी में इंक्रीज होता है, जब ग्रेनुलोसाइट का काउंट बॉडी में एब्नॉर्मली इंक्रीज होता है तब उसको बोला जाता है ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ठीक है। एंड जब बॉडी में ग्रेनुलोसाइट का काउंट डिक्रीज होता है तब उसको बोला जाता है ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया, ठीक है, साइटोसिस और दूसरा है पेनिया। एंड सेम इन केस ऑफ एग्रेनुलोसाइट, जब एग्रेनुलोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाएगा तो उसको बोला जाता है एग्रेनुलोसाइटोसिस, ठीक है। एंड उस टाइम पे जब एग्रेनुलोसाइटोसिस होता है उस टाइम पे ग्रेनुलोपेनिया भी होता है, ठीक है। सो दो आपका टर्मिनोलॉजी है इन केस ऑफ एग्रेनुलोसाइटोसिस, ठीक है। आप एग्रेनुलोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं या फिर ग्रेनुलोपेनिया भी बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब इंक्रीज्ड नंबर इन एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। एंड अगर काउंट डिक्रीज हो गया तो दैट विल बी नोन एज एग्रेनुलोपेनिया, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रोफिल। अगर न्यूट्रोफिल का काउंट इंक्रीज होगा देन इट विल बी नोन एज न्यूट्रोफिलिया, ठीक है, न्यूट्रोफिलिया। एंड न्यूट्रोफिल का काउंट जब बॉडी में डिक्रीज होगा देन इट विल बी नोन एज न्यूट्रोपेनिया, ठीक है, न्यूट्रोपेनिया। और न्यूट्रोफिलिया कब होता है बॉडी में? जब कोई भी डिजीज एक्यूट ड्यूरेशन का डिजीज प्रोग्रेस होता है, ऑनसेट ड्यूरेशन होता है, जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है,
तब बॉडी में न्यूट्रोफिल का काउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया पायरेनिक इन्फेक्शन हो गया, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपका स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, या फिर पल्स इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब से आपके न्यूट्रोफिल का काउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो एंड इन केस ऑफ न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया कब होता है, जब हमारे बॉडी में बोन मेरो डिसऑर्डर्स होते हैं, तब आपका न्यूट्रोपेनिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बोन मेरो डिसऑर्डर हो गया या फिर विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गया, तब न्यूट्रोपेनिया प्रोड्यूस होता है। एंड सेकेंड हमारे पैथोलॉजिकल वेरिएशंस पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट इयोसिनोफिल। सो इसमें भी सेम है कि जब बॉडी में इयोसिनोफिल का काउंट इंक्रीज हो जाएगा, एब्नॉर्मली बढ़ जाएगा, देन इट विल बी नोन एज इयोसिनोफिलिया। ठीक है, एंड जब इसका काउंट डिक्रीज हो जाएगा, इट विल बी नोन एज इयोसिनोपेनिया। ठीक है, पेनिया। सो बॉडी में इयोसिनोफिलिया कब होता है, जब हमारे बॉडी में पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, तब हमारे बॉडी में इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है। जैसे कि आपका डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, या फिर आपके एलर्जी डिजीजेस हो गया, या फिर एस्थमा हो गया, या फिर स्कार्बी हो गया, ये सब डिजीज में इयोसिनोफिल का काउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड इन केस ऑफ इयोसिनोपेनिया, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तब इयोसिनोपेनिया बॉडी में प्रोड्यूस होता है। या फिर लॉन्ग टाइम से स्टेरॉइड वगैरह ले रहे हैं, तब बॉडी में इयोसिनोफिल का काउंट डिक्रीज हो जाता है। सो come to the next pathological variation, that is बेसोफिल। सो बेसोफिल का भी काउंट जब इंक्रीज हो जाता है तो इसको बोला जाता है बेसोफिलिया। बेसोफिलिया एंड काउंट जब डिक्रीज हो जाएगा, देन इट इज नोन एज बेसोपेनिया। ठीक है, बेसोपेनिया। सो बेसोफिलिया कब होता है, जब हमारे बॉडी में स्पेशल टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बॉडी में जब होते हैं, तब बेसोफिल का काउंट इंक्रीज हो जाता है। एंड इवन आपका एलर्जी डिजीज में भी बेसोफिल का काउंट इंक्रीज हो जाते हैं। इवन आपका चिकन पॉक्स हो गया या फिर स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सब में भी बेसोफिल का काउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड लास्टली बेसोपेनिया। बेसोपेनिया देखिए, अगर बहुत टाइम से अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है, या फिर आपके कैंसर ड्रग, कैंसर के जो भी ट्रीटमेंट है, केमोथेरापी हो गया या फिर रेडिएशन थेरापी हो गया, ये सब अगर लॉन्ग एक्सपोजर में अगर ले रहा है कोई, तो उससे बेसोफिल का काउंट डिक्रीज होता है। मतलब देखिए, इसमें 0% है, तो लॉन्ग टाइम से अगर ले रहा होगा तो उसका बेसोफिल का काउंट कभी भी 1% तक नहीं आएगा। ठीक है, सो उस टाइम पे उसको बोला जाता है बेसोपेनिया। सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मोनोसाइट। मोनोसाइट का काउंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोसाइटोसिस। ठीक है, मोनोसाइटोसिस। एंड जब मोनोसाइट का काउंट बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, इट विल बी नोन एज मोनोसाइटोपेनिया। ठीक है, इसमें फिलिया था और इसमें साइटोसिस आ गया। ठीक है, मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस कब होता है, जब हमारे बॉडी में क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं, तब मोनोसाइट का काउंट बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड मोनोसाइटोपेनिया हमारे बॉडी में कब होता है, जब हमारा बॉडी में जैसे कि आपका हो गया एड्स हो गया, या फिर आपका माल न्यूट्रिशन हो गया, या फिर क्रोनिक ल्यूकेमिया हो गया, तो उस टाइम पे मोनोसाइट का काउंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट वन जो है वो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काउंट बॉडी में जब इंक्रीज होता है, इट लीड्स टू लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है, जब इंक्रीज होगा इट विल बी नोन एज लिम्फोसाइटोसिस, और जब बॉडी में डिक्रीज होगा इट विल बी नोन एज लिम्फोसाइटोपेनिया। ठीक है, लिम्फोसाइटोसिस बॉडी में से क्रोनिक इन्फेक्शन जब बॉडी में होता है तब भी होता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है तब भी बॉडी में लिम्फोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड लिम्फोसाइटोपेनिया कब होता है, जब हमारे बॉडी में कुछ डिजीज है, जैसे कि आपका एड्स हो गया,
मान न्यूट्रिशन हो गया, सो ये सब डिजीजेस जब बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं तब लिम्फोसाइट का काउंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया उसमें भी लिम्फोसाइट का काउंट डिक्रीज हो जाता है। सो दीज आर द पैथोलॉजिकल वेरिएशंस ऑफ WBCs। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का पैथोलॉजिकल वेरिएशंस है। और अब हम पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टीज। सो उसके प्रॉपर्टीज जो WBC की प्रॉपर्टीज है उसमें स्पेशली 4 टाइप्स के प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के प्रॉपर्टीज WBC में प्रेजेंट रहता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो WBC का है वो है डायापेडेसिस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है डायापेडेसिस। ठीक है, डायापेडेसिस क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच WBC passes through squeezing in the narrow blood vessels। एकदम मीनिंग सिंपल है कि डायापेडेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में WBC जो नैरो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसमें स्क्वीज करके मतलब घिस के आगे जाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डायापेडेसिस। ये है WBC का फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है केमोटैक्सिस। केमोटैक्सिस, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है केमोटैक्सिस। केमोटैक्सिस इसको बोलते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर इंज्यूर्ड एंडोथेलियम से केमो एट्रैक्टेंस मतलब एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जिससे WBC जब वहां से पास होता है इंज्यूर्ड एरिया से तब वहां पे WBC प्लग हो जाते हैं मतलब वहां पे अटैच्ड हो जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं केमोटैक्सिस। ठीक है, एकदम मीनिंग सिंपल रखना है आपको कि इंज्यूर्ड एरिया से केमिकल सब्सटेंस रिलीज होगा जिसको बोलते हैं केमो एट्रैक्टेंट्स और जिससे WBC वहां पे प्लग हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी है एमीबॉयड मूवमेंट। एमीबॉयड मूवमेंट जो आपके न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल या फिर लिम्फोसाइट ये सब में एमोबिक मूवमेंट होते हैं जिससे आपका जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म का प्रोट्रूशन होता है एंड जो WBC है WBC का शेप चेंज होता है। ठीक है, WBC का शेप चेंज होता है। इसमें होता है एमीबॉयड मूवमेंट। ठीक है, इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है, मेनली प्रोट्रूशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड दूसरा चेंज इन शेप, इसमें मेनली हेल्प करता है। लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज फेगोसाइटोसिस। दैट इज फेगोसाइटोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फेगोसाइटोसिस जिसमें आपका न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स मेनली रिस्पांसिबल रहते हैं फॉर एनगल्फिंग एंड फॉर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन पार्टिकल्स। जो भी बैक्टीरिया वायरस रहता है उसको एनगल्फ करना या फिर उसको इंटरनलाइज करना के काम जिस प्रोसेस में होता है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, so this is about the properties of WBC white blood cell and हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे that is about functions of white blood cells। so simply फर्स्ट जो WBC का फंक्शन आएगा, फर्स्ट फंक्शन WBC का ही है कि it protects our body from harmful elements और from harmful toxic agents। ठीक है, so फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, सेकंड है एंटी हिस्टामिनिक फंक्शन। ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक फंक्शन जो कि आपका इयोसिनोफिल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इयोसिनोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स है उस ग्रेन्यूल्स में हिस्टामाइन प्रेजेंट्स रहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जब प्रोड्यूस होता है तब WBC हेल्प करता है और उस फंक्शन को बोला जाता है एंटी हिस्टामिनिक फंक्शन। ठीक है, हिस्टामाइन ग्रेन्यूल्स के अंदर रहता है। ठीक है, हिस्टामाइन ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। हिस्टामाइन का अगर आप शेप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट्स अबाउट इमिडाज़ोल रिंग अटैच्ड रहता है हिस्टामाइन। ठीक है, इमिडाज़ोल रिंग अटैच्ड रहता है हिस्टामाइन में और हिस्टामाइन WBC के अंदर प्रेजेंट रहता है
एंड ये फंक्शन करता है एंटी हिस्टामिनिक फंक्शन। थर्ड वन है जो बेसोफिल का है, जो बेसोफिल के जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं उस ग्रेन्यूल्स के अंदर हिपरिन प्रेजेंट रहता है, दैट इज हिपरिन प्रेजेंट रहता है। एंड हिपरिन क्या काम करता है, इट मेनली प्रिवेंट्स इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग, मतलब हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट रहते हैं वो उनको क्लॉट बने नहीं देता है। इट एक्ट्स एज ए एंटीकोआगुलेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हिपरिन। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो बेसोफिल के जो ग्रेन्यूल्स हैं उन ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दैट इज आवर थर्ड फंक्शन, दैट इज एंटीकोआगुलेंट फंक्शन। फोर्थ जो है, फोर्थ हो गया आपका इम्यूनिटी में काम करता है, स्पेशली लिम्फोसाइट्स के जो टी सेल हो गए या फिर बी सेल्स हो गए, टी सेल वर्क करता है फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड बी सेल वर्क करता है फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। जब हम इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे लिम्फोसाइट के दोनों डिवीजन के बारे में। सो इट वर्क्स विद इम्यूनिटी, ठीक है। अगर हम स्पेशली हर एक का फंक्शंस अलग करके देखेंगे तो न्यूट्रोफिल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में प्रेजेंट होता है, बॉडी को डिफेंस करता है फर्स्ट लाइन में। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज है ऑलमोस्ट 40% टू 70%, नंबर इसका ज्यादा रहता है, इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसके जो ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं उस ग्रेन्यूल्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, उनका नाम आप लोग को याद रखना है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। आपके एग्जाम में उन फंक्शंस में उनका नाम लिखना पड़ेगा। फर्स्ट जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है उसका नाम है प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज। दूसरा जो प्रेजेंट रहता है दैट इज मेटालो प्रोटीनेज, और रहता है इलास्टेजेस, और एक रहता है आपका पेरोक्सीडेजेस, ठीक है। और भी आपके ग्रेन्यूल्स रहते हैं जैसे कि आपका हो गया डिफेंसिन, ठीक है। सो ये सब जो एंजाइम्स जो ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं इनका बेसिकली फंक्शन एक ही है कि जो भी इन्वेडर्स है उसको किल करना या फिर उसको एनगल्फ करना, इंटरनलाइज करना, मतलब जो भी उसका टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स को पैकेज करके अंदर रखना ताकि वो बाहर नहीं निकाल सके, ठीक है। और डिफेंसिन है जो एंटीबॉडी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है एंड इससे बैक्टीरिया वायरस किल भी होती है, ठीक है। एंड इसमें और एक रहता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, आपको याद रखना PAF, इट इज नोन एज प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। सो इससे क्या होता है, इससे जब हमारे ब्लड लॉस होता है तब उसमें ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, कोआगुलेशन में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है और आगे जाके जो भी ब्लड लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। सो हम इतना याद रखेंगे, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर सीक्रेट होता है न्यूट्रोफिल से। सो नेक्स्ट कम टू द पॉइंट दैट इज इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का फंक्शन में हम यही इओसिनोफिल का फंक्शन मेनली एलर्जी में रहता है, जो एंटी हिस्टामिनिक फंक्शन रहता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज एंटी हिस्टामिनिक, और उसमें भी आपका कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आपका MBP मेजर बेसिक प्रोटीन, और आपका हो गया इओसिनोफिलिक पेरोक्सीडेजेस, या फिर आपका हो गया आपका इओसिनोफिलिक कैटायोनिक प्रोटीन, या फिर आपका हो गया साइटोकाइन्स, ठीक है। ये सब एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सो इनका सबका बेसिक रोल क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस हुआ है मेनली एक पैरासाइट के अगेंस्ट में काम करते हैं, जैसे कि हेलमिन्थ्स हो गए, वर्म्स हो गए, ये सब में ये मेनली वर्क करता है।
और ये सब जो है फर्स्ट क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई भी मेजर बेसिक प्रोटीन हो गया, इससे 10 टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक होता है इयोसिनोफिलिक पेरोक्सिडेज एंजाइम। सो 10 टाइम्स टॉक्सिक होता है जो बैक्टीरिया वायरस है उसको किल करते हैं। सो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जो भी एंजाइम्स है उनका मेन फंक्शन है इन वायरस को किल करना। लास्ट वन जो है दैट इज बेसोफिल। बेसोफिल का भी बेसोफिल में मेनली आपको हिपरिन के बारे में लिखना है कि हाँ इट हैज एंटीकोआगुलेंट प्रॉपर्टीज, इट सीक्रेट्स हिपरिन, इट प्रिवेंट्स इंट्रावास्कुलर क्लोटिंग, ठीक है, इंट्रावास्कुलर क्लोटिंग। और इसमें आपका सेरोटोनिन, इसमें आपका सेरोटोनिन एंड ब्रेडिकाइनिन ये सब भी रिलीज होते हैं, सीक्रेट होता है, ठीक है। ये सब आपका एंटी इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में वर्क करते हैं, इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में वर्क करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज मोनोसाइट। मोनोसाइट का भी बेसिक है कि मोनोसाइट स्पेशल वर्क फॉर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन होगा आपका न्यूट्रोफिल, सेकेंड लाइन होगा आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट वर्क्स विद इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में आपका टी सेल वर्क फॉर सेल mediated immunity, and last one is B cell. B cell will be work for humoral immunity, ठीक है। सो ये सब फंक्शंस है WBCs के, आपको याद रखना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।